गुड मॉर्निंग ऑल, हाउ आर यू? कैसे आप? आई होप मैंने जो लास्ट लेक्चर बनाया था जिसमें हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा है, अभी उसके बाद हमारा नेक्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर शुरू होने जा रहा है और उसका नाम है थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस। और उसमें हम 8 तरह के प्रोसेसेस पढ़ेंगे, जिसमें से आज हम पहला पढ़ेंगे आइसोबारिक प्रोसेसेस। कौन सा वाला? आइसोबारिक प्रोसेसेस। लेकिन उससे पहले हमें आइसोथर्मल, ये जो थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस वो क्या होता है हमें समझ में आना चाहिए। जैसे कि प्रोसेस यानी क्या? कुछ प्रोसेस हो रही है, मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं कुछ ऑपरेशंस, कुछ ऑपरेशंस हो रहे हैं। जैसे कि एक एग्जांपल देता हूं, ठीक से सुनिए। मैंने क्या किया, यहां पर मैंने एक ठंडा सा पानी लिया है, इसमें एक बर्तन में ठंडा पानी लिया है, डन। इसमें लिक्विड है, वाटर है, मैं उसे हीट सप्लाई कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं? हीट सप्लाई कर रहा हूं, थर्मल एनर्जी प्रोवाइड कर रहा हूं। तो अभी ऐसा है कि ये लिक्विड से ये यहां पर क्या हो गया, ये लिक्विड में था, ये जो अभी समझो हमने इस लिक्विड को सिस्टम मान लिया, ये जो वाटर है उसी का हमने सिस्टम मान लिया। ये सिस्टम अभी लिक्विड स्टेट में है। कौन से स्टेट में है? लिक्विड एक स्टेट में है। ये वाटर जो है ये लिक्विड स्टेट में है। जब मैंने उसे हीट प्रोवाइड की तो वो वेपर्स में कन्वर्ट हो गया। किसमें? वेपर स्टेट में कन्वर्ट हो गया। तो देखिए ना, एक प्रोसेस है, हम एक सिस्टम को हीट दे रहे हैं, उसके वजह से वो सिस्टम का स्टेट चेंज हो रहा है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में वो चेंज हो रहा है। मतलब वहां पर एक प्रोसेस हो रही है, हमने कुछ ना कुछ प्रोसेस की ना, तो इसी को बोलते हैं थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस। तो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस यानी क्या? द नंबर ऑफ ऑपरेशंस और द ऑपरेशंस ड्यू टू विच और ड्यूरिंग विच the state of the system changes, its variable changes, known as thermodynamic processes. So thermodynamic processes का आपको डेफिनेशन समझ में आया होगा कि मतलब कुछ ऐसे ऑपरेशंस, कुछ ऐसी प्रोसेस जिसके दौरान सिस्टम का स्टेट चेंज होता है, उसके वेरिएबल्स चेंज होते हैं, उसका प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर के वैल्यूज चेंज होते हैं, उसी को बोलते हैं थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस। डन। सो अभी इन थर्मोडायनेमिक प्रोसेस में आज हम जो देखेंगे उसका नाम है आइसोबारिक प्रोसेस। हम ये बहुत बारीकी से पढ़ेंगे आइसोबारिक प्रोसेस। जैसे कि अभी देखिए, हम ये इसको भी पॉइंट वाइज पढ़ेंगे। अभी इसका आइसोबारिक प्रोसेस, इसका हम स्टेटमेंट पढ़ेंगे और विथ एक्सप्लेनेशन, विथ एग्जांपल। डन। जैसे कि अभी ये तो समझ में आ रहा है आइसोबारिक प्रोसेस। मैं बोलता हूँ ना कि भाई मैं बोल रहा हूँ कि हमें जब भी पढ़ाई करेंगे हम स्मार्ट वर्क करिए। बोलते हैं ना, गधे की तरह मेहनत मत करिए, स्मार्ट वर्क करिए, हमें आउटपुट जल्दी मिलेगा। डन। जैसे कि अभी याद देखिए, स्मार्ट वर्क, आइसो यानी क्या? उसको ये करिए। बार यानी क्या? बारीक में सा जो बार है वो। और ये प्रोसेस तो हम पढ़ चुके हैं। तो जो देखिए, ये आइसो कहां से आता है? बोलते हैं ना, जैसे कोरोना के टाइम में, जैसे कि कोविड चल रहा था, लॉकडाउन के पीरियड में हम बोलते थे ना कि आप आइसोलेटेड रहिए। आइसोलेटेड मतलब क्या? ऐसा कि जहां पर कुछ चेंज ना हो, मतलब आप और किसी और के इंसान के बीच में कुछ भी ना, कुछ मतलब ना संपर्क हो ना कुछ, मतलब ऐसा कि आप उससे आइसोलेटेड रहिए, अलग रहिए। मतलब आपकी कुछ भी प्रॉपर्टी चेंज ना हो, किसी और के साथ शेयर ना हो, मतलब कुछ शेयर ना हो, मतलब कुछ चेंज ना हो। इसका मतलब कि जैसे कि तैसे रहिए। करेक्ट है। तो आइसोलेटेड का मतलब है, आइसो यानी आप सेम, कांस्टेंट रहिए, जैसे कि तैसे रहिए, मतलब आप कांस्टेंट रहिए। तो आइसो का मतलब क्या हुआ? कांस्टेंट। बार, आपको पता है ना, प्रेशर जो है, प्रेशर का यूनिट क्या है? बार। हम बोलते हैं ना, प्रेशर का यूनिट क्या है? बार। तो कांस्टेंट प्रेशर। प्रोसेस यानी क्या? प्रोसेस। ऐसी प्रोसेस, द प्रोसेस ड्यूरिंग विच द प्रेशर ऑफ द सिस्टम, द प्रोसेस ड्यूरिंग विच, एक प्रोसेस हो रही है ड्यूरिंग विच द प्रेशर
किसका? सिस्टम का। द प्रेशर ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट, नोन एज आइसोबारिक प्रोसेस, नोन एज आइसोबारिक प्रोसेस। आपको आई होप आपको समझ में आएगा कि हम रट्टा नहीं मारेंगे, आइसोबारिक पढ़ते ही समझ में आएगा। आइसो यानी कांस्टेंट, बारिक बार, हाँ प्रेशर। तो जिस प्रोसेस में द थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, द thermodynamic process, thermodynamic process during which the pressure of the system remains constant, known as isobaric process. सो आई होप आपको आइसोबारिक प्रोसेस का स्टेटमेंट समझ में आया होगा। सो स्टेटमेंट तो समझ में आया, लेकिन अभी तक हमने एग्जाम्पल नहीं देखा है, क्योंकि एग्जाम्पल जब हम पढ़ते हैं तो वो क्लियर हो जाता है कि वो क्या है। डन। तो मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, जैसे कि हमने एक डायग्राम पढ़ी थी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के दौरान, उसके बाद हीट एनर्जी एंड इंटरनल एनर्जी के दौरान। तो अभी वही डायग्राम में लेता हूँ और आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए क्या पढ़ा है हमने कि जो सिस्टम है उसका एक मतलब वो उसका एक प्रोसेस के दरमियान वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कन्वर्ट होती है, उसी दरमियान उसका प्रेशर थ्रू आउट द प्रोसेस कांस्टेंट रहेगा। जो प्रेशर वैल्यू जो वेरिएबल है वो वेरी नहीं होगा। करेक्ट है? तो अभी देखेंगे, जैसे मैंने क्या किया, एक कंटेनर लिया, डन, उसमें ये आइडियल गैस लिया, उसमें मैंने एक फ्रिक्शनलेस पिस्टन लिया जो यहां पर खड़ा है एट अ इनिशियल पोजीशन, फर्स्ट पोजीशन। करेक्ट है? देखिए अभी ऐसा है ना, ये जो गैस मॉलिक्यूल्स है वो आराम से खड़े हैं वहां पर, वो पिस्टन भी है वहां पर अभी वो इस पोजीशन पे है एट अ फर्स्ट पोजीशन। डन, इतना सा डिस्टेंस। तो ऐसा है कि जो गैस मॉलिक्यूल्स है उनका प्रेशर, वो जो अभी उस पिस्टन पे जो प्रेशर लगा रहे हैं वो कुछ प्रेशर नहीं लगा रहे ज्यादा, मतलब अगर लगा रहे होते तो पिस्टन ऊपर की तरफ बढ़ रहा होता। अगर पिस्टन वहां पे खड़ा है, इसका मतलब ऐसा है कि वो जो गैस मॉलिक्यूल्स है वो अभी आराम से है। वो गैस मॉलिक्यूल्स जो है, वो जो सिस्टम है, उस सिस्टम का प्रेशर कांस्टेंट है, एक जैसा है। ये जो गैस मॉलिक्यूल्स है हम इन्हें ही कह रहे हैं कि सिस्टम। तो मैं अभी क्या कह रहा हूं कि इस सिस्टम का प्रेशर P1 है, उस सिस्टम का प्रेशर P1 है, मतलब ऐसा प्रेशर कि जहां पर हाँ वो सिस्टम का प्रेशर कांस्टेंट है, उसकी वजह से वहां पर ना कुछ हलचल हो रही है ना कुछ, पिस्टन एज इट इज खड़ा है। डन। अभी मैंने क्या किया भाई, अभी हमने उसको हीट प्रोवाइड की, आपको पता है जैसे ही हमने हीट प्रोवाइड की, उसका वो जो गैस है उसका इंटरनल एनर्जी चेंज होगा, इंटरनल एनर्जी बढ़ेगा। हीट देने से टेम्परेचर ऑफ द गैस बढ़ गया, और जब टेम्परेचर बढ़ता है तो उसका इंटरनल एनर्जी चेंज होता है, इंटरनल एनर्जी बढ़ता है, तो एनर्जी बढ़ गई। एनर्जी बढ़ने से क्या होगा, वो जो गैस मॉलिक्यूल्स वो अभी एक्सपांड होने वाले हैं, एक्सपांड हो रहे हैं। तो जब वो एक्सपांड होने वाले हैं तो गारंटी है कि ये सिस्टम इस पिस्टन के ऊपर एक प्रेशर लगा रहा है, एक फोर्स ये पिस्टन के एरिया के ऊपर लग रहा है, तो उसके ही प्रेशर बोलते हैं। तो ये गैस मॉलिक्यूल्स उसके ऊपर प्रेशर लगा रहा है, वहां पर प्रेशर इंक्रीज हुआ, सिस्टम का प्रेशर इंक्रीज हो रहा है। तो गारंटी है कि ये जो पिस्टन है अभी ऊपर की तरफ जाएगा, समझिए। हाँ डन। यहां पर प्रेशर इंक्रीज हो गया, तो ये पिस्टन यहां से यहां पर ऊपर से की तरफ दौड़ा, मतलब उठ गया और यहां तक आके रुक गया। इट इज द सेकेंड पोजीशन। तो मैं क्या कह सकता हूं कि यहां पर प्रेशर, सिस्टम का प्रेशर अभी पहले जैसे नहीं रहा था, प्रेशर उसका बढ़ गया था, और जब प्रेशर बढ़ गया तो पिस्टन फर्स्ट पोजीशन से सेकेंड पोजीशन तक आया। अभी ये भी सोचिए, आई नो कि सर ये जब यहां से यहां तक एक से डिस्प्लेसमेंट कर रहा था तब पिस्टन का मतलब सिस्टम का प्रेशर बढ़ गया था, लेकिन अगर ये सेकेंड पोजीशन पर आकर अगर पिस्टन इज स्टॉप्ड, मतलब पिस्टन अगर वहां पर स्टॉप हो गया है, तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि सर ये जो गैस मॉलिक्यूल्स है उनका प्रेशर पहले जैसे हो गया है, उनका प्रेशर पहले जैसे हो गया है, इसके वजह से फिर से ना पिस्टन हिल रहा है, पिस्टन इज एट रेस्ट।
क्यों? क्योंकि उन गैस मॉलिक्यूल्स का प्रेशर एज इट इज पहले जैसे हो गया है, जैसे वो P1 में था वैसे ही अभी पिस्टन का प्रेशर पहले जैसे हो गया है। डन। तो यहाँ पर क्या हुआ देखिए ना, पिस्टन यहाँ से यहाँ तक चेंज हुआ, एक प्रोसेस हुई। डन, हीट दी हमने, यहाँ पर एक प्रोसेस हुई। लेकिन ऐसा है कि जो प्रेशर पहले फर्स्ट टाइम था एट इनिशियल पोजीशन, वही प्रेशर अभी एट फाइनल पोजीशन भी है। सो मैं कह सकता हूं कि प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट, प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट द प्रोसेस। डन। तो इसी को हम बोलते हैं आइसोबारिक प्रोसेस, आइसोबारिक प्रोसेस। आई होप गाइस आपको स्टेटमेंट एंड एग्जाम्पल दोनों समझ में आया होगा। डन। स्टेटमेंट एंड एग्जाम्पल दोनों समझ में आया होगा। ये हमारा फर्स्ट पॉइंट हुआ। अभी हम देखेंगे सेकेंड पॉइंट। एक एक पॉइंट पढ़ेंगे, आइसोबारिक को बारीकी से पढ़ेंगे। हाँ, सेकेंड पॉइंट। अभी देखिए, अगर आपने फिजिक्स का पढ़ाई एक अच्छे से विथ बेसिक्स किया होगा तो आपने इससे पहले भी ये पढ़ा है कि जहां पर प्रेशर कांस्टेंट था, करेक्ट है। हम थर्मोडायनेमिक्स में 3 वेरिएबल्स मेनली देखते हैं। कौन से? प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, करेक्ट है। प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। अगर यहां पर प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, ये प्रोसेस ऐसी प्रोसेस है जहां पर प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, तो सिर्फ प्रेशर ही कांस्टेंट है ना, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर वो कुछ ना कुछ उनका कुछ वैरी होगा, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम वैरी होगा। तो ऐसी प्रोसेस हमने पहले पढ़ चुके हैं, उसका नाम है चार्ल्स लॉ। क्या नाम है? चार्ल्स लॉ। सो चार्ल्स लॉ अभी एक ऐसा लॉ है जिसमें भी उसमें ये जो प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, ये तीनों का एक दूसरे के साथ क्या रिलेशन है वो बताया गया है। कब? जब प्रेशर कांस्टेंट है। तो मैं अभी एक स्टेटमेंट लिखता हूं, देखिए। चार्ल्स लॉ, द volume of the system is directly proportional to, directly proportional का साइन, is a directly proportional to temperature given to the system, temperature of the system, temperature of the system। कब? at constant pressure, at कांस्टेंट प्रेशर। सो देखिए, अभी हमने क्या पढ़ा है चार्ल्स लॉ कि मतलब मैंने सिर्फ अभी आपको स्टेटमेंट दिया है, लेकिन वो स्टेटमेंट तब तक आपको यूजफुल नहीं है जब तक आप उसका एग्जाम्पल पढ़ेंगे। मैंने अभी जैसे कि लास्ट वाला हमने एग्जाम्पल देखा, लास्ट वाले एग्जाम्पल में हम क्या देख रहे थे? लास्ट वाले एग्जाम्पल में हम क्या देख रहे थे? जैसे कि मैं हीट दे रहा हूं, वो कंटेनर में जो गैस था उसे मैं हीट दे रहा था। जब मैं हीट उसे दे रहा था तो गारंटी है उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, और सिस्टम का जब टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा था तो गैस एक्सपांड हो रहा था। मतलब जो इनिशियल वॉल्यूम था, पिस्टन एक जगह पे था, पिस्टन ऊपर की तरफ बढ़ गया, मतलब उसका देखिए ना सिस्टम का वॉल्यूम इंक्रीज हो गया कि नहीं। सो मैं बोल सकता हूं ना, टेम्परेचर इज अ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। और ऐसा भी यहां पर लिखा है मैंने, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अगर मैं ऐसा लिख दूं तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है ना। सो लिखिए, चलो ठीक है। वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। जैसे कि मैंने बोला ना, सिस्टम को आपने हीट दी, टेम्परेचर दिया, उसका वॉल्यूम बढ़ गया। उस टाइम पे मैंने ये भी बोला था कि प्रेशर क्या है उस टाइम? कांस्टेंट है। सो एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट प्रेशर। तो आइसोबारिक प्रोसेस कैसी प्रोसेस है? जहां पर प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट, और अगर प्रेशर कांस्टेंट रहता है तो याद रखिए वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। यही कह रहा है चार्ल्स लॉ। देखिए, द वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम, वॉल्यूम ऑफ दैट सिस्टम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम एट अ कांस्टेंट प्रेशर। अभी रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। मतलब हीट दी तो टेम्परेचर बढ़ा, अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा। सो वॉल्यूम इज, टेम्परेचर बढ़ रहा है तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा। कब? एट अ कांस्टेंट प्रेशर। सो चार्ल्स लॉ प्रूफ हो गया आपके विथ एग्जांपल। तो चार्ल्स लॉ इज नथिंग बट वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर। जैसे कि मैं अभी, सर ये हमें नीट में आएगा,
पता नहीं, लेकिन हाँ वो बहुत बारीकी से पूछते हैं ना, तो हमने भी स्टडी बारीकी से करनी पड़ेगी। जैसे कि अभी मैं इसको क्या लिख सकता हूं, ये जो टी है मैं यहां पर लेता हूं तो ऐसा होगा ना, v अपॉन टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। सो v अपॉन टी का जो रेशियो रहेगा, वॉल्यूम अपॉन टेम्परेचर का जो रेशियो रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा एट अ कांस्टेंट प्रेशर। डन। अभी देखिए ये चार्ल्स लॉ का हमें ग्राफ भी देखना चाहिए, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट है वो हर चीज हमें पढ़नी चाहिए। डन। सो द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन फॉर चार्ल्स लॉ। अभी ग्राफ में क्या था, तीन चीजें थी, नहीं चीजें तो दो ही थी जो वैरी हो रहे थे, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। तो हमने क्या करेंगे, ग्राफ फॉर चार्ल्स लॉ। दोस्तों पढ़ाई करनी है तो इतना ही डेप्थ में जाके पढ़ी है तभी मजा है, वरना सजा है। यहां पर मैंने लिखा एक्स एक्सिस दैट इज वॉल्यूम। क्या है यहां पर, वॉल्यूम v ऑन एक्स एक्सिस। यहां पर मैंने लिखा टेम्परेचर यानी T। अभी देखिए मैंने बोला ना, जैसा जैसा टेम्परेचर बढ़ रहा था, जैसा जैसा टेम्परेचर बढ़ेगा वॉल्यूम भी बढ़ेगा, करेक्ट है। सो मैं ग्राफ कैसे निकाल सकते हैं, देखिए करेक्ट है कि नहीं। देखिए कौन सा भी पॉइंट लीजिए, लेकिन देखिए एक पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, ए बी सी। अभी मैं ग्राफ एक्सप्लेन करता हूं। जैसे देखिए ए पॉइंट पे देखिए कुछ ना कुछ टेम्परेचर है, जैसे समझिए ये 10 डिग्री सेल्सियस है और वॉल्यूम है 100 सेंटीमीटर क्यूब। डन। ये वाला पॉइंट है जहां पर ये टेम्परेचर है 50 डिग्री सेल्सियस और वॉल्यूम है 200 सेंटीमीटर क्यूब। और ये वाला जो पॉइंट है ये समझिए 100 डिग्री सेल्सियस है और यहां पर वॉल्यूम है 500 सेंटीमीटर क्यूब। देखिए अभी जैसा जैसा आपका टेम्परेचर बढ़ते जा रहा है, 10 डिग्री सेल्सियस था तो वॉल्यूम था 100 सेंटीमीटर क्यूब। जैसे ही मेरा टेम्परेचर बढ़ा, टेम्परेचर गया 50 डिग्री सेल्सियस, गारंटी है वॉल्यूम भी बढ़ रहा है 200 सेंटीमीटर क्यूब। 100 डिग्री सेल्सियस 500 डिग्री। सो देखिए जैसा जैसा आपका टेम्परेचर बढ़ रहा है आपका वॉल्यूम भी बढ़ रहा है। सो वॉल्यूम इज अ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। सो आइसोबारिक प्रोसेस में हम चार्ल्स लॉ भी पढ़ सकते हैं और चार्ल्स लॉ में हम ये एक्सप्लेन करते हैं। और ये देखिए एट अ कांस्टेंट प्रेशर। सो अभी आपको समझ में आया। डन। विथ एग्जांपल पे, जैसे मैंने वो इसका सिलेंडर वाला एग्जांपल बताया, डन, कि वॉल्यूम टेम्परेचर बढ़ने से वॉल्यूम कैसे बढ़ता है। सो आपको फर्स्ट स्टेटमेंट क्या होता है, सेकेंड चार्ल्स लॉ, ये समझ में आया होगा। अभी हम नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। हर एक पॉइंट की स्टडी हमें करना जरूरी है, तभी वो स्टडी कहलाती है, नहीं तो वरना ही ऐसा बैठे आराम से कर रहे वो पॉसिबल नहीं है। जैसे कि अभी हम थर्ड पॉइंट पढ़ेंगे। ये तो आपने चार्ल्स लॉ का ग्राफ देखा, क्या देखा, चार्ल्स लॉ का ग्राफ, जिसमें सर वॉल्यूम और टेम्परेचर वैरी हो रहा था। आपने प्रेशर का तो ग्राफ ही नहीं दिखाया, किसका, प्रेशर का। तो ठीक है, नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स ग्राफ, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ बाप रे कितना लिखना पड़ता है, सॉरी, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ आइसोबारिक प्रोसेस। जैसे मैंने क्या किया, समझिए कि मैं एक काम करता हूं, जैसे कि यहां पर लिया मैंने वॉल्यूम, क्या लिया, वॉल्यूम, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ आइसोबारिक प्रोसेस। मैंने यहां पर क्या लिया है, वॉल्यूम, ऑन एक्स एक्सिस प्रेशर, वाई एक्सिस प्रेशर। हाँ सर अभी कुछ तो लग रहा है, क्योंकि बाद में ना सर प्रेशर ही नहीं दिखाई दे रहा था, तो आपने वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में कुछ ग्राफ निकाल दिया। वो चार्ल्स लॉ का ग्राफ था, जहां पर प्रेशर कांस्टेंट होने के टाइम वॉल्यूम और टेम्परेचर कैसे बिहेव करते थे वो दिखाई दे रहा था। अभी देखेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन फॉर आइसोबारिक प्रोसेस। अभी देखिए, अगर मैं ये एक्सपांशन का केस लिखता हूं, कैसा एक्सपांशन, सर ये एक्सपांशन कहां से आ गया,
अरे भाई वो सिलेंडर जहां पर आप हीट दे रहे हो उसके वजह से टेम्परेचर बढ़ रहा है और वो गैस एक्सपांड हो रही है, तो क्या है, एक्सपांशन ही हो रहा था ना, वॉल्यूम बढ़ रहा है मतलब क्या है, एक्सपांशन है। लेकिन उस टाइम पे हमने क्या बोला था कि प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट। तो अभी देखिए मैं ग्राफ कैसे निकालूंगा। पॉइंट ए, पॉइंट बी। अभी देखिए एक सिस्टम है, इज एट इनिशियल पोजीशन। अगर मैं दिखाता हूं कि ये ए उसकी मतलब, हाँ डन। अभी देखिए जैसा जैसा टाइम बढ़ रहा है वैसा वैसा सिर्फ वॉल्यूम ही बढ़ रहा है, सिर्फ वॉल्यूम। देखिए वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस पे क्या है, वॉल्यूम। सो यहां पर वॉल्यूम बढ़ रहा है, प्रेशर ना, प्रेशर इंक्रीज हो रहा है ना प्रेशर डिक्रीज हो रहा है। तो मैं यहां कह सकता हूं कि चेंज इन प्रेशर इज इक्वल टू जीरो, चेंज इन प्रेशर इज इक्वल टू जीरो। देखिए ना प्रेशर की ऊपर की तरफ बढ़ रहा है ना नीचे की तरफ, प्रेशर एज इट इज कांस्टेंट है। देखिए ना प्रेशर जो था वो एक ही पॉइंट पे लटका है, डन, एक ही पॉइंट पे अटका है, डन। वॉल्यूम देखिए पहला यहां पर था, अभी यहां तक गया, सो V1 V2, सो वॉल्यूम तो चेंज हो गया, वॉल्यूम यहां से यहां बढ़ गया, एक्सपांशन हुआ, लेकिन क्या हुआ, प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट। तो ये हुआ ग्राफ फॉर आइसोबारिक प्रोसेस, जहां पर आपको प्रेशर देखिए, समझ में आ रहा है, डन, ओके। सो अभी आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ठीक से बारीकी से पढ़ाई करिए, डन। सो तीन प्रोसेस, तीन चीजें हो गई, एक स्टेटमेंट, सेकंड वन हमने क्या पढ़ा कि भाई ये वाला हमारा थर्ड पॉइंट हो गया, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, और सेकंड में हमने पढ़ा चार्ल्स लॉ। अभी हम देखेंगे फोर्थ पॉइंट, यस सर, अभी हम देखेंगे फोर्थ पॉइंट, अभी हम देखेंगे फोर्थ पॉइंट, जैसे कि अभी हम देखेंगे साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन, क्योंकि जब आप न्यूमेरिकल पढ़ते हो तो आपको साइन कन्वेंशन आना जरूरी है, करेक्ट है। प्रोसेसेस पढ़ते हो तो समझ में आना चाहिए कि भाई ये पॉजिटिव हो रहा है कि निगेटिव हो रहा है सिस्टम के साथ, डन। सो पहला साइन कन्वेंशन में हम देखेंगे, साइन कन्वेंशन में जैसे कि साइन कन्वेंशन में हम फर्स्ट देखेंगे एक्सपांशन, क्या देखेंगे, एक्सपांशन। अभी देखिए ना वो जो प्रोसेस थी उसमें एक तो हीट देने की वजह से एक तो एक्सपांशन होगा, डन, या उसमें से हीट निकाल के लेने से, मतलब अगर आप उसमें से हीट निकाल के लोगे तो वो कंप्रेशन होगा। सो अभी हम दोनों प्रोसेस के लिए साइन कन्वेंशन क्या होगा वो देखेंगे। सो फर्स्ट वन एक्सपांशन, फर्स्ट वन एक्सपांशन। जैसे देखिए एक्सपांशन कब पॉसिबल है, जब आप वहां पर सिस्टम को हीट सप्लाई कर रहे हो, डन। सो व्हेन यू आर गिविंग, मतलब आप वहां पर सिस्टम को हीट सप्लाई टू द सिस्टम, क्या बोल सकते हैं आप, हीट सप्लाइड टू द सिस्टम, हीट सप्लाई टू द सिस्टम। अभी देखिए मैंने कल भी बोला था, अगर सिस्टम को हम हीट दे रहे तो ऐसा है कि हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, और सिस्टम को आप एनर्जी दे रहे, इसका मतलब अगर मैं सिस्टम हूं, मैं खुद तो कुछ काम नहीं कर रहा हूं और कोई आके मुझे एनर्जी देके जा रहा है, तो मेरा एनर्जी बढ़ेगा, एनर्जी बढ़ेगा। तो वो जो हीट को क्या हम मेंशन करते हैं, क्यू, वो क्या हो गया, पॉजिटिव क्यू, पॉजिटिव डेल्टा क्यू, करेक्ट है। हमें साइन कन्वेंशन में हम क्या क्या पढ़ते हैं, डेल्टा क्यू, डेल्टा यू, डेल्टा डब्ल्यू, इन तीनों का साइन कन्वेंशन निकालते हैं ना, पॉजिटिव या निगेटिव। सो अभी देखिए अगर आप हीट सप्लाई कर रहे, जब आप सर इसका यहां पर क्या वजूद, देखिए हम क्या पढ़ रहे हैं, एक्सपांशन, और गैस एक्सपांड कब होगी, जब आप उससे हीट दोगे। सो हीट सप्लाई करोगे सिस्टम को, तो हीट सप्लाई कर रहे हो, इसका मतलब क्या है, हमारी एनर्जी बढ़ रही है, और एनर्जी बढ़ रही है मतलब इसका ये सब पॉजिटिव एक्ट कर रहा है। सो वो जो डेल्टा क्यू हुआ वो हुआ पॉजिटिव, डन। सेकेंड, अगर यहां पर हीट सप्लाई हो रही है तो इसका मतलब है द टेम्परेचर ऑफ सिस्टम इंक्रीज्ड, टेम्परेचर ऑफ सिस्टम इंक्रीज्ड, डन। अगर हीट हम सप्लाई करते हैं तो ऐसा है कि सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ता है,
और जब टेम्परेचर सिस्टम का बढ़ता है तभी उसकी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होती है, तभी उसकी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होती है। इंक्रीज मतलब कुछ ना कुछ पॉजिटिव, और इसमें अभी क्या पॉजिटिव हुआ है? चेंज इन इंटरनल एनर्जी। डेल्टा यू क्या होता है? चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो ऐसा है ना, यहां पर इंटरनल एनर्जी बढ़ गई, इंटरनल एनर्जी बढ़ गई। तो मैं क्या बोल रहा हूं? व्हेन द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम इंक्रीज, साइन विल बी प्लस डेल्टा यू, प्लस डेल्टा यू। अभी रह गया वर्क डन, थर्ड वन अभी देखेंगे। अभी देखिए, हीट दी, इंक्रीज इन एनर्जी हुआ, टेम्परेचर बढ़ गया, सो गैस का इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हुआ। जब गैस का इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हुआ तो वो सिस्टम ने क्या किया? सिस्टम की एनर्जी बढ़ने की वजह से उसने खुद काम किया है। क्या? वो एक्सपांड हुआ है और उसने क्या किया? पिस्टन को ऊपर ढकेला है। तो काम किसने किया है? सिस्टम ने। करेक्ट है, सिस्टम ने एक काम किया है ऑन द सराउंडिंग। तो मैं यहां क्या लिख सकता हूं? वर्क डन बाय द सिस्टम, वर्क डन बाय द गैस, वर्क डन बाय द सिस्टम। अरे भाई, जब काम हम कर रहे हैं तो ये हमारे लिए पॉजिटिव ही होगा ना, हम कुछ काम कर रहे हैं तो ठीक है। वर्क डन बाय द सिस्टम, हम खुद सिस्टम है तो हो गया। वो जो वर्क डन होगा वो कैसा होगा? पॉजिटिव वर्क डन होगा। क्या कहलाएगा? पॉजिटिव वर्क। ऐसा ही बैठे रहने से अच्छा है कुछ काम करिए, सुना होगा, और कुछ काम कर रहे तो वो पॉजिटिव है। सो वर्क डन बाय द सिस्टम यानी प्लस डेल्टा यू। तो आपको साइन कन्वेंशन समझ में आया होगा। इन द केस ऑफ एक्सपांशन, जब गैस एक्सपांड होता है तो हीट पॉजिटिव, इंटरनल एनर्जी पॉजिटिव, वर्क डन पॉजिटिव। सो याद रखिए, एक्सपांड होना मतलब आप कुछ बढ़ रहे हैं, और बढ़ रहे हैं इसका मतलब है सब आप पॉजिटिव में ही जा रहे हैं, हर चीज पॉजिटिव में जा रही है। डन। अभी उसके अगेंस्ट क्या होगा? वाइस वर्सा। साइन कन्वेंशन फॉर कंप्रेशन। डन। इसके अलावा और क्या है? साइन कन्वेंशन फॉर कंप्रेशन। मैंने कंप्रेशन कब बोला? कंप्रेशन तब होता है जब हम एक आध थिंग मतलब वो श्रिंक होती है। श्रिंक कब होती है? जब हम उसमें से हीट निकाल के लेते हैं, उसमें से हम हीट निकाल के लेते हैं। तो अभी मैं क्या सकता हूं? कंप्रेशन यानी क्या होगा? कंप्रेशन यानी जैसे कि हीट सप्लाइड टू द सिस्टम थी ना, नहीं, हीट रिमूव्ड फ्रॉम द सिस्टम, हीट रिमूव्ड फ्रॉम द सिस्टम। अगर आपने सिस्टम में से, जो सिस्टम है उसमें से हीट निकाल के ले ली तो गारंटी है आपने उसकी एनर्जी छीन ली। अगर एनर्जी छीन ली तो भाई उसकी एनर्जी कम हो गई। और ऐसा हीट क्या मतलब ये प्रोसेस कैसी हुई? कुछ ना कुछ निगेटिव साउंड कर रहा है कि सर मेरी एनर्जी कम हो गई है। तो वो जो क्यू का साइन होगा, डेल्टा क्यू, चेंज इन हीट का, वो क्या होगा? माइनस। डन, माइनस। सेकेंड, अभी हम उसका हीट निकाल के ले रहे हैं, उसका टेम्परेचर निकाल ले रहे हैं, तो ऐसा है कि एनर्जी कम ही हो रही है, तो इंटरनल एनर्जी क्या हुई? फिर से माइनस। तो मैं यहां पर क्या लिखूंगा? टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम डिक्रीज्ड, टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम डिक्रीज्ड। अगर सिस्टम का टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है तो गारंटी है उसका एनर्जी कम हो रहा है, इंटरनल एनर्जी कम हो रहा है। कम यानी माइनस, माइनस इंटरनल एनर्जी, माइनस डेल्टा यू। अभी थर्ड वन, वर्क डन बाय द सिस्टम नहीं रहा अभी। अगर कंप्रेशन हो रहा है इसका मतलब पिस्टन को कोई ऊपर से ढकेल रहा है, तो सिस्टम तो आराम से बैठा है, कोई सराउंडिंग से काम कर रहा है। डन। कोई एक्सटर्नली काम कर रहा है, उसके वजह से पिस्टन नीचे आ रहा है। डन। तो मैं क्या कह सकता हूं? वर्क डन ऑन द सिस्टम। सिस्टम ने कुछ नहीं किया, उसके ऊपर ही वर्क हो रहा है। तो ऐसा है ना, हम दबाव में आ गए। तो ऐसा वर्क डन किस फायदे का? जिसमें हम दबाव में आते। डन। जिसमें हम खुद काम नहीं करते, तो वो निगेटिव वर्क डन हुआ। सो वर्क डन ऑन द सिस्टम इज नथिंग बट निगेटिव वर्क डन। आई होप गाइज साइन कन्वेंशन फॉर एक्सपांशन एंड कॉम्प्रेशन आपको समझ में आया होगा। सो अभी हम देखेंगे उसका फिफ्थ पॉइंट, दैट इज बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। सर ये तो हमने स्ट्रेस स्ट्रेन चैप्टर में पढ़ा था, 6th चैप्टर ऑफ द 12th स्टैंडर्ड। इसका मतलब इसका यहाँ पर रिलेशन, अरे ऐसा नहीं है। आप जो पूरा 12th स्टैंडर्ड का फिजिक्स का किताब पढ़ते हैं ना, तो ऐसा है कि हर चीज एक दूसरे से कनेक्टेड है, हर चीज एक दूसरे से कनेक्टेड है, और वही कनेक्शन को हमें पकड़ना है। डन। अभी देखिए बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, ये क्या होता है? जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं। एक
एक स्पंज वाला बॉल ले लिया, स्माइली वाला बॉल पता है ना आपको, एक स्पंज वाला बॉल लिया। ऐसा है कि इसका इनिशियल वॉल्यूम, अभी ये इसका इनिशियल वॉल्यूम है V1, इसका इनिशियल वॉल्यूम है V1। मैंने क्या किया, मैंने काम किया, इस बॉल को मतलब यहां से ऐसा, मतलब ये इसको है ना ऐसा प्रेशर लगाया, उसके ऊपर मैंने ऐसे प्रेशर लगाया, मतलब उसको ऐसा पकड़ा और ऐसा दबोचा। तो ऐसा है ना, ऐसा है कि उसका जो वॉल्यूम है, जैसे कि मैंने ऐसे पकड़ के उसको दबोचा, तो वो क्या होगा, श्रिंक होता है। तो वो कैसे होगा, तो ऐसा है कि ये अगर उसका इनिशियल वॉल्यूम है और अगर मैं यहां से ऑल सराउंडिंग से प्रेशर अप्लाई करता हूं, मैं ऑल सराउंडिंग से प्रेशर अगर मैं अप्लाई करता हूं, मतलब इनिशियल एक सराउंडिंग का प्रेशर था एटमॉस्फेरिक प्रेशर, लेकिन अभी मैंने एक एक्सटर्नल प्रेशर दिया है। V1 कब था, एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अभी मैंने क्या किया, एक एक्सटर्नल प्रेशर दिया है। जब एक्सटर्नल प्रेशर दिया तो गारंटी है कि वो श्रिंक हो गया, मतलब वो उसका वॉल्यूम कम हो गया। जैसे कि अभी ये इसका इनिशियल फाइनल वॉल्यूम है, जैसे अभी उसका साइज यहां से इतना बड़ा था, जो मैंने प्रेशर देने के बाद अभी वो उतना छोटा हो गया, जैसे मैंने उसको अभी दबोच लिया। तो देखिए, चेक करिए, अभी उसका वॉल्यूम चेंज हो गया, इट इज अ वॉल्यूम 2। अभी ये उसका वॉल्यूम है, तो क्या हुआ, इतना वॉल्यूम चेंज हुआ ना, डेल्टा V, करेक्ट है। मैंने एक आध चीज पे, मतलब उस स्पंज पे प्रेशर देने की वजह से उसका जो वॉल्यूम था वो वॉल्यूम चेंज हो गया। तो अभी देखिए, बल्क मॉड्यूलस ऑफ द इलास्टिसिटी, ये हम उस स्ट्रेस स्ट्रेन चैप्टर में भी पढ़ेंगे, लेकिन अभी मैं इंट्रोड्यूस करवाता हूं, क्यों मैं हम इसमें पढ़ रहे दिखाता हूं। इट इज नथिंग बट इट इज द रेशियो ऑफ, इट इज द रेशियो ऑफ चेंज इन प्रेशर, चेंज इन प्रेशर। अगर हम प्रेशर देते तो क्या होता है, टू द, इट इज अ रेशियो ऑफ चेंज इन प्रेशर टू द चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। ये रेशियो है दो चीजों का। अगर जितना आप प्रेशर चेंज करेंगे, प्रेशर बढ़ाएंगे, प्रेशर को इंक्रीज करेंगे, उतना उसका वॉल्यूम भी चेंज होगा, उसका उतना वॉल्यूम भी चेंज होगा। सो इट इज अ रेशियो ऑफ चेंज इन प्रेशर टू द चेंज इन वॉल्यूम टू द ओरिजिनल वॉल्यूम। तो अभी देखिए, आइसोबारिक प्रोसेस पढ़ रहे हैं ना हम। आइसोबारिक प्रोसेस कैसी प्रोसेस है, जिसमें प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट, यहां पर जिसमें प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट। आइसोबारिक प्रोसेस इज द प्रोसेस ड्यूरिंग विच द प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट। तो अभी ये भी एक प्रोसेस थी ना, जहां पर एक वॉल्यूम V1 टू V2 एक प्रोसेस ही हो रही थी, मतलब वॉल्यूम चेंज हो रहा है, मतलब क्या है, प्रेशर इसका प्रोसेस हो रहा है वहां पर। तो अभी मैं ये नहीं कह सकता, इसमें अगर मैं इस प्रेशर को कांस्टेंट रखूं, प्रेशर कांस्टेंट रखूं, प्रेशर कांस्टेंट है यानी क्या है, चेंज इन प्रेशर जीरो है, चेंज इन प्रेशर जीरो है। सो गारंटी है, व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। सो बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी K से डिनोट करते हैं। सो K इज इक्वल टू जीरो, बिकॉज यहां पर हम अगर डेल्टा P की वैल्यू जीरो पुट करेंगे तो ये पूरा बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी विल बी बिकम जीरो। K इज इक्वल टू जीरो कब, when the pressure remains constant, any change in pressure is equal to zero. So in the isobaric process ये जो बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है, ये K जो है उसकी वैल्यू जीरो आएगी। क्यों, वहां पर हम प्रेशर कांस्टेंट रखते हैं, चेंज नहीं करते। डन, इसके वजह से मैंने ये पॉइंट पढ़ाया। पता है मुझे ये स्ट्रेस स्ट्रेन चैप्टर में पढ़ना है, लेकिन इस यहां तक पढ़ा है क्यों, क्योंकि यहां पर ये जरूरी है कि हमें रिलेशन पता हो। ओके डन। नीट जाइए ऐसा ही क्वेश्चन नहीं पूछता है, वो कुछ कनेक्शंस लगाता है और आपको ढूंढना पड़ता है। डन। सो अभी तक हमने टोटल 5 पॉइंट्स देखे। दैट इज फर्स्ट वन इज व्हाट इज द स्टेटमेंट एंड एग्जांपल ऑफ आइसोबारिक प्रोसेस। उसके बाद हमने देखा है चार्ल्स लॉ, कि चार्ल्स लॉ होता क्या है, उसका आइसोबारिक प्रोसेस के साथ क्या नाता है। थर्ड वन हमने देखा कि आइसोबारिक प्रोसेस का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है। Fourth point is about the sign convention for expansion and compression. Done. And fifth point की bulk modulus of elasticity. वो क्यों, क्योंकि उसमें डेल्टा P था, प्रेशर था, जो हमने कांस्टेंट किया और उसकी वैल्यू जीरो कर दी। अभी 6th पॉइंट है वर्क डन, वर्क डन इन आइसोबारिक प्रोसेस। सो वर्क डन इन आइसोबारिक प्रोसेस हमने इससे पहले पढ़ा है कि वर्क डन क्या होता है। सो वर्क डन यानी P डेल्टा V, वर्क डन यानी प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम, ये हमने पढ़ा है, मैं अभी ये एक्सप्लेन नहीं करने वाला हूं।
वर्क डन इज इक्वल टू प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम। हम क्या करते हैं कि जैसे कि अभी वो जैसे कि आइसोबारिक प्रोसेस में हमने एग्जांपल कौन सा लिया है, वो पिस्टन एंड सिलेंडर वाला, तो वो एक वॉल्यूम था, जब हीट दी तो एक वॉल्यूम बढ़ गया, एक्सपांशन हो गया, वॉल्यूम 2 हो गया। सो ऐसा है कि मैं ऐसे कर सकता हूं। सो वर्क डन निकालना है तो प्रेशर क्या है, कांस्टेंट है, प्रेशर क्या है, कांस्टेंट है। सो कांस्टेंट हम बाहर निकालेंगे और यहां पर लिखेंगे इंटीग्रेशन, क्या लेंगे, इंटीग्रेशन फ्रॉम V1 टू V2 dV, V1 फ्रॉम ये था dW, सॉरी, स्मॉल चेंज इन वर्क डन इज इक्वल टू प्रेशर इनटू स्मॉल चेंज इन वॉल्यूम। तो मैंने क्या किया, मुझे टोटल वर्क डन निकालना था तो मैंने इसको इंटीग्रेशन किया, लेकिन P कांस्टेंट था तो मैंने मेरे बाहर लिया है। सो वर्क डन इज इक्वल टू टोटल वर्क डन इज इक्वल टू प्रेशर बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ V1 टू V2 dV। अभी मैं इसके लिए क्या लिख सकता हूं, जैसे कि देखिए W इंटू P, क्या लिख सकता हूं यहां पर, वर्क डन इज इक्वल टू प्रेशर इंटू वॉल्यूम, क्या लिख सकता हूं, वॉल्यूम V इनिशियल V फाइनल, यहां पर मैं वही लिख देता हूं, V इनिशियल V फाइनल। तो अभी मैंने क्या किया, इंटीग्रेशन ऑफ dV क्या होता है, V, इसका लिमिट क्या है, इनिशियल टू फाइनल। सो अभी इसको मैं और कैसे लिख सकता हूं, सो वर्क डन इज इक्वल टू प्रेशर इन ब्रैकेट V फाइनल माइनस V इनिशियल, वर्क डन इज इक्वल टू प्रेशर इंटू V फाइनल माइनस V इनिशियल। अभी मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूं अंदर, देखिए P VF माइनस P VI, P VF माइनस P VI। अभी देखिए दोस्तों, मैंने क्या किया है, वर्क डन लिया है, वर्क डन, स्मॉल वर्क डन, उसके बाद उसको इंटीग्रेट करके टोटल वर्क डन करना चाहा, उसके लिमिट्स दिए इनिशियल वॉल्यूम टू फाइनल वॉल्यूम, तो हम यहां तक आए P इंटू फाइनल वॉल्यूम माइनस P इंटू इनिशियल वॉल्यूम, वर्क डन इज इक्वल टू। अभी देखिए मैं ये रफ करता हूं, यहां पर देखिए, अभी देखिए हमें पता है आइडियल गैस इक्वेशन क्या होता है, आइडियल गैस इक्वेशन जो आपने पढ़ा है इससे पहले, PV इज इक्वल टू nRT, करेक्ट है, PV इज इक्वल टू nRT, N फॉर नंबर ऑफ मोल्स, R फॉर गैस कांस्टेंट, T फॉर टेम्परेचर, nRT। अभी देखिए मैं इस PV के लिए nRT नहीं लिख सकता हूं। सो वर्क डन इज इक्वल टू PV के जगह पे मैं क्या लिखूंगा, N जो नंबर ऑफ मोल्स होंगे, R जो गैस कांस्टेंट है, यहां पर वैरी क्या हो रहा है, वॉल्यूम कब बढ़ता है, मैंने पढ़ा है वॉल्यूम कब बढ़ता है, एट द जब टेम्परेचर बढ़ता है, तो टेम्परेचर फाइनल माइनस PV इनिशियल के लिए क्या लिख सकता हूं, nRT इनिशियल, करेक्ट है। जब इनिशियल टेम्परेचर था तो वॉल्यूम भी एक इनिशियल पोजीशन पे था, जब टेम्परेचर बढ़ गया तो वॉल्यूम भी बढ़ गया। तो देखिए फॉर फाइनल वॉल्यूम फाइनल टेम्परेचर, फाइनल इनिशियल वॉल्यूम इनिशियल टेम्परेचर, सो द वर्क डन इज इक्वल टू nRTF माइनस nRTI। तो मैं इसे ऐसा लिख सकता हूं, N एंड R जो कांस्टेंट है, दोनों में कॉमन है, वो सेपरेट ले लिया, तो देखिए वर्क डन इज इक्वल टू nRTF माइनस TI। सो वर्क डन इज इक्वल टू NITF माइनस TI, फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर, मतलब इसका मतलब ऐसा है कि चेंज इन टेम्परेचर। सो नाउ द फाइनल इक्वेशन इज वर्क डन इज इक्वल टू nR delta T, work done is equal to nR delta T. So guys, this is the final equation for isobaric process. For what? For work done. So work done समझ में आया कि क्या किया, एक सिंपल है, चेंज इन वर्क डन इज नथिंग बट प्रेशर इनटू डेल्टा V। इसके वजह से मैंने आइसोबारिक प्रोसेस में वर्क डन की टर्म ली है, क्योंकि यहां पर प्रेशर आ रहा है और प्रेशर कैसा है, कांस्टेंट है, वेरिएबल कौन है, वॉल्यूम। डन। सो वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन वर्क डन इज इक्वल टू P इंटू डेल्टा V। इसके बाद मैंने इंटीग्रेशन किया तो मुझे टोटल वर्क डन मिल गया। सो टोटल वर्क डन ऐसा मिल गया, P V फाइनल माइनस V इनिशियल, और P इंटू V इज इक्वल टू nRT, दैट इज आइडियल गैस इक्वेशन। सो मैंने बोला था ना, जब इनिशियल टेम्परेचर होगा तो वॉल्यूम भी इनिशियल होगा, इनिशियल टेम्परेचर
इनिशियल टेम्परेचर वॉल्यूम, इनिशियल टेम्परेचर वॉल्यूम इनिशियल, फाइनल टेम्परेचर वॉल्यूम फाइनल। सो देखिए, सो वर्क डन इज इक्वल टू एन आर डेल्टा टी। दिस इज द, मतलब आपको जब नीट या सीट आप दे रहे हैं ना, तो आपको समझ में आना होगा, समझना होगा कि जब आइसोबारिक प्रोसेस में वर्क डन का वैल्यू क्या होता है, तो आपको समझना होगा कि वो एन आर डेल्टा टी। सो आप आराम से लिख सकते हैं कि वर्क डन इज इक्वल टू एन आर डेल्टा टी। सो नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे हम। सो ये हो गया वर्क डन वाला पॉइंट था, सिक्स छठा वाला पॉइंट था। अभी देखेंगे सेवेंथ वन, अभी देखेंगे सेवेंथ वन। यस, ये मेरा आखिरी पॉइंट होगा सेवेंथ वन, जिसमें मैं ट्राई करूंगा कि जैसे कि देखिए, आपने फ्लोट पढ़ा है, फ्लोट सर ये क्या नया है? अरे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कुछ तो पढ़ा था ना, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। नहीं पढ़ा होगा तो मेरा आखिरी वाला लेक्चर, पूरा का पूरा लेक्चर मैंने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा है। डन। सो अभी देखेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इन आइसोबारिक प्रोसेस, इन आइसोबारिक प्रोसेस। सो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है? डेल्टा क्यू, दैट इज चेंज इन हीट, इज इक्वल टू द चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस चेंज इन वर्क डन। मैंने बोला था ना वो कंटेनर वाला, जहां पर अगर आप शीट देते हो तो दो चीजें वहां पर निकल के आती है। एक, जो अगर आप नीचे से सिलेंडर को हीट देते हो तो जो गैस है उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी, और जब इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी तो पिस्टन ऊपर, मतलब ऊपर की पोजीशन पे स्लाइड होगा, तो ऐसा कि वर्क डन हो जाएगा। सो चेंज इन हीट एक अकेला ही दोनों के बराबर है, इज इक्वल टू द चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस चेंज इन वर्क डन। सो अभी देखिए, आपने लास्ट टाइम डेल्टा यू का इक्वेशन देखा, डेल्टा डब्ल्यू, डेल्टा डब्ल्यू क्या था जो हमने अभी इसमें पढ़ा है हमारे 6 वाले पॉइंट में? डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू एन आर डेल्टा टी। वन, डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू एन आर डेल्टा टी, एंड डेल्टा यू इज इक्वल टू एन सी वी डेल्टा टी। सर फिर से एक नई टर्म, दैट इज सी वी। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन दोस्तों, सीवी होता है स्पेसिफिक हीट, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एट कांस्टेंट वॉल्यूम। डन। दोस्तों मैं आपको कंफ्यूजन में नहीं डालना चाहता, जो सीवी है, सीवी के साथ और एक टर्म आती है सीपी, दैट इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। सीवी एंड सीपी ये दो टर्म्स है, तो मैं वो आपको इस नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाना चाहूंगा विद बेसिक्स, क्योंकि बेसिक्स है तो सब कुछ है। डन। मैं अगर ये मतलब ये अगर मैंने कुछ मतलब अभी समझाने की कोशिश की तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। सो सिर्फ इतना याद रखिए, वर्क डन का मैंने इक्वेशन निकाला, डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू एन आर डेल्टा टी, डेल्टा यू इज इक्वल टू एन सीवी डेल्टा टी, एन सीवी डेल्टा टी। तो दोनों का एडिशन क्या होगा? सो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू, हमें डेल्टा क्यू निकालना है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू, इक्वेशन क्या आ रहा है? इक्वेशन आएगा डेल्टा यू की वैल्यू एन सीवी डेल्टा टी प्लस एन आर डेल्टा टी। Guys, this is the most important equation of first law of thermodynamics in the language of isobaric process. Done. Delta Q is equal to n CV delta T plus n R delta T. आपको यही प्रॉब्लम है कि सर CV क्या है? CV, CP and gamma. CV, CP and gamma. मैं इसका एक नेक्स्ट लेक्चर इसी पे दूंगा, इसका पूरा बेसिक्स क्लियर करूंगा, एंड उसके बाद वाले लेक्चर में बताऊंगा कि आइसोबारिक प्रोसेस में जो सीवी आया था वो क्या था। डन। तो आज मैंने टोटल 7 पॉइंट्स लिए। मैंने आपके इक्वेशन तो क्लियर कर दिया कि डेल्टा क्यू इज इक्वल टू, सिर्फ आपको आर के जगह एक सीवी लेना है। डन। एन आर टी था वर्क डन के लिए, डेल्टा यू के लिए एन सीवी डेल्टा टी हो गया। डन। सो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू एन सीवी डेल्टा टी प्लस एन आर डेल्टा टी, दैट इज द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इन द आइसोबारिक प्रोसेस। सो आज के लिए इतना ही। मैंने टोटल 7 पॉइंट्स लिए। अगर आपको आइसोबारिक पढ़ना है तो आपको आइसोबारिक प्रोसेस में ये टोटल 7 के 7 पॉइंट्स आने ही चाहिए, क्योंकि आप नीट, जेईई और सीईटी के लिए पढ़ रहे हैं। डन। तो ये कंसेप्ट अगर क्लियर आपकी होगी तभी आप कुछ सॉल्व कर पाओगे, उसका यूटिलाइज कर पाओगे। सो आज हमने टोटल 7 पॉइंट्स देखे। तो मैं ऐसा है कि
जो बंदा सबसे ज्यादा रिवीजन करता है वही टॉपर होता है। ऐसा नहीं कि कितना पढ़ लिया, जिसने आखिरी में जाते वक्त जिसने ज्यादा रिवीजन की वही है आउटपुट देने वाला। तो मैं आपको एक लास्ट 2 मिनट में सात के 7 पॉइंट्स रिवाइज करवाना चाहूंगा। जैसे कि हमने पहला क्या देखा, आइसोबारिक प्रोसेस का स्टेटमेंट। क्या देखा था? स्टेटमेंट। सो स्टेटमेंट क्या था? एक ऐसी प्रोसेस जिसमें प्रेशर कांस्टेंट है, सो आइसोबारिक प्रोसेस, उसका स्टेटमेंट हो गया। डन। सेकंड हमने देखा था चार्ल्स लॉ। सर चार्ल्स लॉ क्यों देखा था? क्योंकि चार्ल्स लॉ कहता था कि एट अ कांस्टेंट प्रेशर वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। कब? एट कांस्टेंट प्रेशर। सो हमने ये भी पढ़ लिया कि चार्ल्स लॉ क्या है। हाँ। थर्ड हमने देखा था ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। क्या देखा था? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन फॉर आइसोबारिक प्रोसेस। मैंने क्या निकाला था? वॉल्यूम वर्सेस प्रेशर का ग्राफ, जहां पर वॉल्यूम बढ़ रहा था कंटिन्यूअसली, लेकिन प्रेशर ना ऊपर जा रहा है ना नीचे आ रहा है, सो प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट। करेक्ट है। सो मैंने ये ग्राफ भी निकाल के दिखाया। फोर्थ पॉइंट था साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन में मैंने 2 चेक किए, एक एक्सपांशन, सेकेंड वन कॉम्प्रेशन। मैंने कहा है ना आपको आराम से कि एक्सपांशन होना मतलब ऐसा कि हम बढ़ रहे हैं तो एक्सपांड है, और जो बढ़ रहा है जिंदगी में, जो आगे बढ़ रहा है वही है सब पॉजिटिव में, और जो कॉम्प्रेस हो रहा है हाँ अंदर ही अंदर तो वो है निगेटिव। सो एक याद रखिए तरीका। डन। फिफ्थ पॉइंट था बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी दैट इज के। वह ऐसा था कि बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या था? चेंज इन प्रेशर, रेशियो ऑफ चेंज इन प्रेशर टू द चेंज इन वॉल्यूम टू द ओरिजिनल वॉल्यूम। तो वहां पर प्रेशर आ गया, जहां पे चेंज इन प्रेशर क्या था? अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो चेंज उसका हो गया 0। सो ये टोटल क्या हो गया? 0। 6 पॉइंट पड़ा था वर्क डन इन आइसोबारिक प्रोसेस। सो वर्क डन क्या लिखा था? NR डेल्टा T। 6 में हमने देखा था वर्क डन इन आइसोबारिक प्रोसेस दैट इज NR डेल्टा T। एंड 7th वन इज की फ्लोट इन आइसोबारिक प्रोसेस, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इन द लैंग्वेज ऑफ आइसोबारिक प्रोसेस। सो मैंने वहां पर क्या लिखा था? डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा U के जगह पे क्या आया था? NCV डेल्टा T, जहां पर CV था स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, प्लस W का तो यही है NR डेल्टा T। सो आई होप गाइज आइसोबारिक प्रोसेस आपने बहुत बारीकी से पढ़ा अभी। डन। और मैंने पढ़वाया। सो आप रिवीजन करिए, स्टडी करिए और बहुत अच्छे से स्टडी करिए, और अगर और कुछ आपको रिक्वायरमेंट है तो मुझे मैसेज करिए। डन। आई ऑलवेज बी देयर फॉर यू। डन। थैंक यू सो मच। बाय।